ओके जी, तो अब हम शुरू करते हैं ट्यूमर्स ऑफ आईलिड। ये मोस्टली टॉपिक स्किन के रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा डर्मेटोलॉजी की तरफ चला जाएगा टॉपिक। तो इसमें ट्यूमर्स आएंगे, बिनाइन ट्यूमर्स भी आएंगे और मलिग्नेंट ट्यूमर्स भी आएंगे। सबसे पहले आ जाता है बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर में सबसे पहले कौन सा ट्यूमर है? स्क्वेमस सेल पेपिलोमा। तो आपको स्क्वेमस सेल से पता चल रहा है कि स्किन का ये ट्यूमर है। स्क्वेमस सेल्स हमारी स्किन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये नॉर्मली दो तरह का पाया जाता है। एक सिसाइल होता है, एक पेडुंकुलेटेड होता है। सिसाइल का मतलब ये है कि अगर ये हमारा आईलिड एक्सपोज करो तो इसके ऊपर ट्यूमर बनेगा, लेकिन साइज़ में बड़ा होगा, लेकिन उतनी सी जगह में ही होगा, ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं फैलेगा, मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा फेस नहीं करेगा। लेकिन पेडुंकुलेटेड होगा जो, उसमें उसकी बेस बिल्कुल थोड़ी सी होगी, लेकिन वो बाहर की तरफ ऐसे फैला होगा, जैसे शतूत नहीं होते जो हम फ्रूट खाते हैं, उसकी तरह का बाहर की तरफ निकला होगा। पेडुंकुलेटेड बना होगा, फिंगर फिंगर टाइप होगा। तो इसके कोजेज एक नॉन स्पेसिफिक है, मतलब किसी को कोज ही नहीं पता। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी ये कर सकता है ट्यूमर। और इसकी एक्सीजन हम सर्जिकल एक्सरसाइज करेंगे, इसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे, या क्रायोथेरेपी करेंगे। क्रायोथेरेपी होती है, मतलब इसमें क्रायो प्रोब यूज़ करते हैं और उस जगह का टेम्परेचर माइनस में ले जाते हैं, इतना ज़्यादा माइनस में ले जाते हैं कि टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लेज़र एब्लेशन कर देंगे, लेज़र के थ्रू हम उसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा याद रखना है कि सिबोरिक केराटोसिस होती है, एक नॉन कैंसरस थिंग है। दिखता है वैसा ही है, साइल पे होता है, पेडुंकुलेटेड पे होता है, मोस्टली पेडुंकुलेटेड पाया जाता है। तो इसको हम बेसल सेल पेपिलोमा भी कहते हैं। लेकिन ये कलर में ब्लैक होगा या ब्राउन टाइप होगा, और इसके ना चमक चमक से होगी, जैसे ग्रीस 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 चमक होगी। लेकिन इन दोनों केसेस में ऐसे नहीं होगा। और इसकी हमने जो एब्लेशन करनी है वो केमिकल एब्लेशन करनी, केमिकल के थ्रू रिमूव करना। इसका ट्रीटमेंट सेम नहीं है उनसे, लेकिन ये नॉन कैंसरस है। उसके बाद चलते हैं पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। आपको पायोजेनिक से पता चल रहा होगा कुछ पस के रिलेटेड ग्रैनुलोमा है कि ग्रैनुलोमेटस टिश्यू पाया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन टिश्यू होता है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, जॉइंट सेल्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है। ये नॉर्मली जब हम कोई इंजरी हो, कोई कट आ जाए, ट्रॉमा हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई सर्जरी वगैरह हो, उसके बाद हमारा जो टिश्यू है ना वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देता है। तो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देगा तो वो कैंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कैंसर होगा, बिनाइन कैंसर होगा। ड्राइंग वास्कुलराइज्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोमेटस टिश्यू। ग्रैनुलोमेटस टिश्यू में आपको बता दी कौन सा होता है। और ये पिंकिश लेजन होगी, ऊपर वाली इतनी पिंकिश नहीं थी, ये पिंकिश लेजन होगी। लेकिन सिसाइल भी पाई जाएगी और पेनिकुलेटेड पाई जाएगी, दिखने में उनकी तरह की होगी, लेकिन कलर पिंक होगा। अगर इसको हम हल्का सा भी टच करेंगे या थोड़ा सा हल्का सा कट देंगे तो ये उस टाइम ब्लीडिंग शुरू कर देगा, क्योंकि वास्कुलराइज है, वेसल्स है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा वेसल्स है। वेसल ब्लीड हल्का सा कट है तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपको पता ही है। और इसका ट्रीटमेंट भी सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, तो सर्जिकली रिमूव करेंगे। फिर हम चलते हैं केराटोकैंथोमा की तरफ। ये स्टार्ट में केराटिन आ रहा है, तो इसमें केराटिन का कोई ना कोई रिलेशन होगा। लेकिन ये एक नोड्यूल है, बिल्कुल छोटा सा नोड्यूल पाया जाता है आईलिड के ऊपर। तो इसमें ये होता है कि एक तो ये बड़ा हार्ड सा होता है, फर्म होता है, हार्ड होता है, तो पिंकिश कलर में होता है। और उसके ऊपर केराटिन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली नॉर्मली रिमूव हो जाता है और स्कार बन जाता है, जब खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, स्कार बन जाएगा, सर्जिकली इसको रिमूव कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिलरी हेमेंजियोमा, जो कि फीमेल्स में कॉमन और बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में जब फर्स्ट ईयर होता है ना, जब पैदा होते हैं, तो तब ही हमें नज़र आ जाता है वो वाला ट्यूमर। लेकिन सेकेंड ईयर में वो आपको ना खुद ब खुद ही फील होना शुरू होगा कि रिग्रेस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो नॉर्मली 4 साल तक 40% बच्चों में रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और 70% लोगों में 7 साल तक ख़त्म हो जाता है। तो अगर ना हो तो फिर इसका हम ट्रीटमेंट आपको आगे जाकर बताता हूँ मैं। तो ये भी रेड पिंकिश लेजन होगी, बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी ये लेजन। और इसका ये होता है कि ये नॉर्मली जब बच्चा रोता है ना, तो ये और साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और भी मतलब आपको आई के ऊपर फुल फील होना शुरू हो जाता है, रेडिश में ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको दबाओगे, प्रेशर डालोगे, तो ना इसका कलर येलोश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कैपिलरीज का गुच्छा है, कैपिलरी का गुच्छा बना हुआ है, और उसके अंदर ब्लड है, ब्लड है सारा। और आप उसको सेंटर में से दबा दोगे तो ज़ाहिर बात है सारा ब्लड साइडों में मूव कर जाएगा, सेंटर में से वो पेल पेल कलर का हो जाएगा, येलिश कलर हो जाएगा। और जब बच्चा रोता है तो ये खुद ब खुद ही कैंसर साइज में इंक्रीज़ हो जाता है। और उसका ट्रीटमेंट ये होगा, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स देंगे। प्रोप्रानोलोल हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी बीटा ब्लॉकर देते हैं तो ये वेजोकंस्ट्रिक्टिव है। तो हमें पता है कैपिलरीज है सारी, अगर वो वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वहाँ पे ब्लड आएगा नहीं, कैंसर साइज में बड़ा होगा नहीं। कैंसर साइज में बड़ा नहीं होगा तो आईलिड पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, मतलब ऊपर से ज़्यादा हैवी वेट नहीं होगा, तो पोटोसिस नहीं होगी। अगर पोटोसिस हो जाती तो माइलोपिया हो जाना था। माइलोपिया हमने पढ़ा था कि जब माइलोपिया हो जाता है तो मतलब बच्चा अगर 9 साल तक ना देख सके और आईलिड ट्रूप ही रहे, उसका आईलिड ना सही हो, तो बच्चा परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है, इसको माइलोपिया कहते हैं। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए हम प्रोप्रानोल देते हैं ताकि कैंसर साइज में बढ़े ना।
और पटोसी ना हो, और स्टीरॉयड देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह हुई तो वो खत्म हो जाए, टाइम से उन्होंने सिट्रोनाइड देते हैं। लेज़र के ज़रिए हम जो कैपिलरीज है उनके एंड्स को ब्लॉक कर देंगे तो अंदर ब्लड ही नहीं जाएगा, साइज़ में सेल बड़ा ही नहीं होगा। या फिर सर्जिकली हम कटिंग करके रिमूव कर दें, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेजरिंग कर देंगे उसकी। उसके बाद हम चलते हैं जेंथिलाज्मा। जेंथिलाज्मा भी एक मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे वेसल्स है, नॉन सॉरी स्किन है, उसके नीचे हमारे कुछ सेल्स पाए जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा जो कि हिस्टोसाइड जिनको हम कह रहे हैं कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट से हमें सपोर्ट दे रहा था। अगर इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया आता है या कोई ऐसा हार्मफुल एजेंट आता है, उसको अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे मैक्रोफेजेस स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ये होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, 1/3 पेशेंट होते हैं जिनकी लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, लिपिड ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है, और वो लिपिड जाके इनके अंदर स्टोर हो जाता है हिस्टोसाइड्स के अंदर। और ये हिस्टोसाइड एक जगह पे जमा हो जाते हैं और सबके अंदर लिपिड स्टोर हो जाता है। तो लिपिड डिपॉजिट्स इन हिस्टोसाइड, और ऊपर से हमें स्किन ना, ये वाली स्किन जहाँ पे हिस्टोसाइड जितने जमा हो गए हैं वो येलिश येलिश फील होनी शुरू हो जाती है। ये इतनी स्किन हमें बाहर से येलो येलो क्रीमिश क्रीमिश कलर देती है। और ये नॉर्मली स्किन में किसी भी जगह पाया जा सकता है, लेकिन ये जो हमारा मिडिल कैंथस होता है ना आई का, ये मिडिल कैंथस है और ये लेटर कैंथस है। तो इस आई लिडिक पे यहाँ पे करीबी करीबी ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये ट्यूमर क्रीमी येलिश प्लेक है और सर्जिकली इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये मिडिल एज वूमेंस में ज़्यादा कॉमन है, और जिनकी लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा हो तो उनमें ज़्यादा देखा जाता है। और उसके बाद चलते हैं हम फिब्रोमा। न्यूरोफिब्रोमा, अच्छा ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा नर्व शीथ का, कि जो हमारी नर्व जा रही होती है ये नोडर एंड वायर है, जिनके ऊपर नर्व ऐसे जंप कर करके बड़ी फास्ट स्पीड में घूमती है, और ये माइलिन शीथ है। ठीक है, और अंदर सेंटर में श्वान सेल्स होते हैं, और ये माइलिन शीथ है ना ऊपर, अगर इनका कोई ट्यूमर हो जाए, मतलब माइलिन शीथ का हो जाए, श्वान सेल का हो जाएगा, नोडर एंड वायर का ट्यूमर हो जाए, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन के अंदर नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये ब्रेन के ट्यूमर नहीं होंगे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर होंगे। और ये हो सकता है कि सॉलिटरी लेजन पाई जाए, कोई एक लेजन पाई जाए स्किन, जब स्किन है अंदर नीचे से हमारी नर्व गुजर रही है, उसके अंदर अब ट्यूमर आ गया हुआ है। ठीक है, ऊपर से हमें ठीक है इतना ट्यूमर फैल गया हुआ है, अभी नीचे सारा ट्यूमर फैल गया नर्व का। जब हम ऊपर से स्किन को हाथ लगाएंगे ना, यहाँ पे अगर टच करेंगे तो ये एक तरह की हमें रस्सी नीचे फील होगी, जैसे कोई रस्सी टाइप है, कुछ पैरासाइट है, कुछ ऐसा स्किन के अंदर हमें फील होगा, जंप सा फील होगा छोटा सा। तो सॉलिटरी लेजन ऐसे एक पाई जाएगी, एक लेजन भी हो सकती है, और डिफरेंट बॉडीज में और भी कई 3-4 लेजन्स हो सकती है। अगर 3-4 लेजन होंगी प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफिब्रोमाटोसिस उसको कहेंगे, अगर सिंगल लेजन होंगी सॉलिटरी लेजन कहेंगे। सिंगल लेजन होगी तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली। अगर प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफिब्रोमाटोसिस हो जाएगी तो उसको हमें रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, और डिफ्यूज लेजन्स बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा बॉडी में लेजन्स हो जाएंगी। लेकिन उसका रिलेशन है न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 1, ये हम ट्यूमर एक पढ़ेंगे। ये ट्यूमर होता है कि हमारी बॉडी के बहुत सारी नर्व्स के अंदर ट्यूमर फैल जाता है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होगा, लेकिन CNS के अंदर भी होगा, जो हमारी ब्रेन की नर्व्स है उनके अंदर भी ट्यूमर पैदा होगा, और बॉडी पे बड़ी अजीब सी लेजन्स पाई जाएंगी कलरफुल। तो वो उसके साथ इसका रिलेशन, जब प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफिब्रोमाटोसिस हम देखा जाएंगे ना आईलिड के ऊपर, तो साथ में ये ट्यूमर भी प्रेजेंट होगा, तो इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन केसेस में देखा गया, अगर वो अब ये हमारा नॉर्मल आईलिड था, जब यहाँ पे एक साइड पे अब आ गया हुआ है न्यूरोफिब्रोमा, तो ठीक है वो थोड़ा सा एस शेप ट्यूमर हो जाता है, आईलिड पटोसिस हो जाती है। ऐसे जहाँ पे ट्यूमर है वो आईलिड नीचे गिर जाता है, दूसरा आईलिड सही रहता है, तो फिर उसको हम थोड़ा सा ना एस शेप पटोसिस कह देते हैं। तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि ऊपर जैसे यहाँ पे ना वर्म्स प्रेजेंट है, पैरासाइट्स प्रेजेंट है अंदर स्किन के नीचे, लेकिन वो ट्यूमर होता है हमारा बेसिकली। चलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ। मलिग्नेंट ट्यूमर्स में सबसे पहले आता है बेसल सेल कार्सिनोमा। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्किन का स्ट्रक्चर, जिसमें वो सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, फिर नीचे आता है डर्मिस, और एपिडर्मिस में भी 3-4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं बेसल सेल लेयर, बेसल सेल लेयर। ठीक है, और ये वाली जो होती है सबसे पहली लेयर स्क्वेमस सेल लेयर होती है, मतलब मोस्टली इसमें स्क्वेमस सेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे कॉमन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना आईलिड का, वो बेसल सेल कार्सिनोमा 90% केसेस में यही होता है। तो ये अराइज फ्रॉम बेसल लेयर होता है, जो बेसल लेयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाली लेयर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मतलब ये नॉर्मली फैलता ऐसे है कि ज़्यादा फैलने वाला नहीं है, नॉन मेटास्टाइजिंग है, लेकिन लोकली इन्वेजिव है, जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसने वहाँ पे फैलना ही फैलना है। ठीक है, नॉर्मली जो लोअर आईलिड है ना, मतलब ये लोअर आईलिड है, तो इस पर सबसे पहले प्रेजेंट होगा, फिर वो घूमता घूमता मिडिल कैंथस की तरफ जाएगा। ठीक है, मिडिल कैंथस से फिर हमारा अपर आईलिड में आएगा, अपर आईलिड के बाद फिर हमारा जाएगा लेटरल कैंथस की तरफ। तो ये ऐसे फैलता है।
स्लोली ग्रोइंग है, मतलब इतना ज़्यादा इन्वेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम तड़ल्ले मारता नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता ही है। और लेकिन फैज़ा लोकली है, इतना ज़्यादा मेटास्टाइजिंग नहीं है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, नॉर्मली ये जाता है जैसे जैसे बूढ़े होते जाओगे तो इसका खतरा ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। सन एक्सपोजर वो भी वाइट पीपल में, क्योंकि वाइट पीपल में मेलानिन उनकी स्किन में होता नहीं है, और मेलानिन हमें सन की रेस से बचाता है, एक्स रे से बचाता है, बाकी ये चीज़ें हैं। और फिर दो जीरो पिगमेंटोस है, जो आप लोगों ने स्किन का डिसऑर्डर पढ़ा होगा, और बेसल नीवस है। तो इनका रिलेशन के साथ जो जिनको ये डिसऑर्डर होते हैं, स्किन डिसऑर्डर होते हैं, तो उनमें भी ये कैंसर देखने को मिला है ज़्यादातर, बेसल कार्सिनोमा। तो क्लिनिकल टाइप्स इसकी 3 तरह के टाइप्स हैं। तो पहली नोड्यूलर आ जाती है, मतलब एक हमें नोड्यूल देखने को मिलेगा, दाना देखने को मिलेगा अपर आईलिड के ऊपर या लोअर आईलिड के ऊपर, मतलब जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा प्राइमरीली, और शाइनी होगा, बहुत चमक वाला होगा, और थोड़ा सख्त भी होगा, उसको दबाएंगे तो बैठेगा नहीं, लेकिन ऊपर उसके ब्लड वेसल्स भी पाई जाएंगी। और जो दूसरा होगा नोड्यूलर अल्सरेटिव है। नोड्यूलर अल्सरेटिव में ये होगा कि एक तो आपको साइडों में ना ऐसी सर्कुलर सी बाउंड्री देखने को मिलेगी। अब अल्सरेटिव आ रहा है तो सेंटर में अल्सर पाया जाएगा, ठीक है, सेंटर में अल्सर देखने को मिल रहा है। और जो साइडों पे हल्की हल्की ब्लड वेसल देखने को मिलेंगी, लेकिन जो साइडों वाला स्ट्रक्चर है एक तो बड़ा सख्त सा स्ट्रक्चर होगा, और बड़ा रोल्ड हो ये चीज़ें रोल्ड होकर प्रेजेंट होगा साइडों पे अल्सरेटिव के। तो उसको हम कह देंगे नोड्यूलर अल्सरेटिव है, रोडेंट अल्सर भी कहते हैं उसको हम। पर्ली रेस्ट है, मतलब इस पर्ल्स नहीं होते जैसे हमें कोई ब्रेसलेट वगैरह हो, ऐसे ब्रेसलेट बने होते हैं अक्सर का जो हम बाहर हाथों में पहनते हैं, पर्ल्स का ऐसे साइडों में होगा इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और फिर हम चलते हैं स्क्लेरोसिंग मॉर्फिफॉर्म, मतलब इसकी कोई फॉर्म नहीं होगी। एक होता है ना कि मतलब कैंसर अपनी फॉर्म में प्रेजेंट है, इतना कैंसर प्रेजेंट है, हम उसकी बाउंड्री बना सकें। ये ऐसा होगा कि बड़ा सा गंदा सा फैला सा होगा, लेकिन इसकी हम इसकी बाउंड्री नहीं बना सकते कि हाँ ये यहाँ पे, और हम इसको कहते हैं कि ठीक है जी भाई ओके है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी इस कैंसर की, और ये बहुत ख़तरनाक भी है, लेकिन बहुत कम है, 1% केसेस होते हैं ये हो। और ये ब्लेफाइटिस की तरफ भी केस को ले जाएगा कि कोई इन्फेक्शन कर देगा, या फिर स्केमस ब्लेफाइटिस कर देगा, ऐसे वैसे केस बनाता जाएगा, क्योंकि फैलता जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पे जा रहा है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट ही तो चलते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। इसको माइक्रोस्कोपिकली रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें इसकी बाउंड्रीज करनी पता चल रहा है कि कैंसर की कहाँ तक फैला हुआ, कितना सा है। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो फ्रोजन सेक्शन कंट्रोल इसको कहते हैं, कि हमने देखना है कि जो कैंसर सेल है ना सारे रिमूव हो रहे हैं, अगर एक भी रह गया उसने फिर फैल जाना है। तो और हम ये भी करते हैं कि अगर ये कैंसर है ना, इतना कैंसर है, तो हम जब रिमूव करते हैं तो 2 मिलीमीटर साइडों पे जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, ये नॉर्मल टिश्यू था, उसको भी साथ में हम लेके रिमूव कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर खतरा ना हो कि हम फैल सके। 2 से 4 मिलीमीटर तक ना साइडों वाला एरिया भी उड़ा देना है सर्जरी करते हुए। फिर क्रायोथेरेपी चले जाते हैं, अगर जो छोटे कैंसर तो होंगे 10 मिलीमीटर से कम के होंगे, तो उनमें क्रायोथेरेपी कर लेंगे। क्रायोथेरेपी में आपको बताया कि बहुत टेम्परेचर फ्रीजिंग में ले जाना है कि सेल डिस्ट्रॉयड हो जाए। रेडिएशन करते हैं, वो भी स्मॉल नोड्यूलर अल्सरेटिव के लिए इफेक्टिव है। फिर लेज़र माइक्रोस्कोपी है, तो अगर कोई वेल सर्कमस्क्राइब मतलब ट्यूमर पता चल गया कि हाँ यार इतने एरिया में प्रेजेंट है, पक्का ऐसे ज़्यादा तो है ही नहीं है, फिर उसके लिए हम लेज़र माइक्रोस्कोपी करेंगे। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ करते हैं, जैसे हम चाकू के साथ कोई एरिया काटते हैं ना, तो लेज़र ऐसे काट देती है वो। और फिर ये कीमोथेरेपी आ जाती है। कीमोथेरेपी ये होगा कि रिकरेंट ट्यूमर जो होंगे उनके लिए बेहतर है कि हाँ एक ट्यूमर हमने रिमूव किया था, उसके बाद दोबारा ट्यूमर आ गया, दोबारा ट्यूमर आ गया, तो उसके लिए हम यही करते हैं कि मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो ट्यूमर को जड़ से रिमूव करते हैं, बेस्ट वही रहता है। फिर एक ये ना इमिक्विडीन 5% क्रीम है, बहुत इफेक्टिव है। मेरा तो मानना है, आपको वहाँ पर पढ़ा के रहा था कि स्किन के नीचे हमारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है अल्लाह की तरफ से। उन मैक्रोफेजेस को हम उनके जो बॉडी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, या कुछ और सेल्स भी हैं उनके बॉडी पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, उनको हम इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि वो साइटोटॉक्सिक हो जाते हैं, कि वो ऐसे इफेक्ट करते हैं कि जो हमारे ये अगर कैंसर था ना इतना, तो ये मैक्रोफेजेस ही जाके ना इस कैंसर सेल को खा जाएंगे, इस कैंसर सेल को खा के ख़त्म कर देंगे। हमें मतलब बाहर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना पड़ेगा। यही हमारा जो अपना नेचुरल सिस्टम है वो ऐसा मॉडिफाई हो जाएगा, कैंसर सेल को रिमूव कर देगा। तो 80 to 90% ये केस ना बड़ा इफेक्टिव होता है ये चीज़, इमिक्विडीन 5% क्रीम। उसके बाद चलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस लेयर में पढ़ा चुका हूँ, सबसे पहले जो स्किन की लेयर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आती है। और ये होता है कि ये खुद ब खुद भी अराइज हो सकता है, या कोई जो स्किन डिसऑर्डर है एक्टिनिक केराटोसिस है ये प्रेजेंट था, तो इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन गया। और ये मेटास्टाइज करता है, ऊपर वाला नॉन मेटास्टाइजिंग था, तो ये रीजनल नोड में करता है। अगर हमारे अपर आईलिड या लोअर आईलिड में हो रहा है, तो ये घूम के जाके हमारे जो मार्जिनल आईलिड था, मतलब जो मैंडिबल है, ये हमारा
फेस का जो मैंडिबल है यहाँ पे जो मार्जिनल लिड्स होंगे उसमें फैल जाएगा, या कान के आगे पीछे जो पेरियोरिकल लिम्फ नोड है उनके अंदर जाके फैल जाएगा। तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो मतलब एक तो एज आ जाएगा, दूसरा जो सन एक्सपोजर होगा, वाइट पीपल होंगे, उनमें मेलानिन नहीं होगा, उनमें ज़रा खतरात होंगे, या कोई इम्यून सप्रेशन पे बंदा गया हुआ है कि उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हम लोग स्टीरॉयड वगैरह उसको दे रहे हैं, तो उसका अगर इम्यून सप्रेस होगा तो उस केसेस में भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्किन डिसऑर्डर है, तो उन केसेस में भी रिस्क होगा कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। फिर इसकी 3 तरह की टाइप्स हैं या फॉर्म्स कह लो, टाइप्स कह लो, क्लिनिकल टाइप्स हैं। बोमस डिजीज़ है, मतलब बिल्कुल अर्ली कैंसर है, अभी फैला नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे, अगर इसको हम यहाँ पे पकड़ लेंगे तो सबसे बेस्ट है। पैचेस होंगे, प्लाक्स होंगे, मतलब इतना ना नोड्यूल नहीं बना होगा, पैच होंगे जैसे कोई दतरी वगैरह होती है, तो इस तरह पैचेस होंगे, डिमार्केटेड होंगे, आप पूरी बाउंड्री आपको बचा रहे हो कि हाँ डिमार्केटेड बाउंड्री है, लाल लाल से होंगे और स्केली स्केली से होंगे, मतलब जिसमें पापड़ी से बनी होगी, और रफ से होंगे। तो अभी स्टार्टिंग पे अगर यहाँ पे कैंसर को पकड़ेंगे सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नोड्यूलर तरफ चल जाए, हाइपर कैरोटिक हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कैराटीन की प्रोटीन पाई जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी पीछे ट्यूमर पढ़ाया था मैंने, उसमें भी कैराटीन बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी, जिसको हम केराटोकैंथोमा कह रहे थे। तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना, तो ये देखना कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, मेटास्टाइजिंग है, ये फैल सकता है। फिर अल्सरेटिव की तरफ चल जाएंगे, उसमें भी इसी तरह ही होगा कि सेंटर में अल्सर पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो उसकी बाउंड्रीज होगी ना वो इस तरह इन्वर्ट हुई होंगी, ऐसे बाहर को इन्वायरमेंट की तरफ। इसमें पर्ली एक्सपीरियंस नहीं होगा कि जिस ऊपर वाले में था ना पर्ल्स बन रहे थे साइडों पे बाउंड्री पे, जो हमने पढ़ा था बेजल सेल कार्सिनोमा में। लेकिन इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बेजल वैसा नहीं बन रहा, लेकिन बाउंड्री जो है इन्वर्ट हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है, और बहुत सख्त सी होगी। दबाने पे ना हमें फील होगा कि काफ़ी सख्त है एरिया है, सेंटर में अल्सरेशन हुई है, तो ये अल्सरेटिव फॉर्म में आ जाएगा। सर्जरी करेंगे, ये भी माइक्रोस्कोपिकली सर्जरी करेंगे, देखेंगे हाँ यार ये इतना है, इतने कैंसर प्रेजेंट है, ये सेल प्रेजेंट है, ये कैंसर है, ये नॉर्मल सेल है, सारे रिमूव करने अच्छे तरीके से। उसमें हम कर रहे थे 2 से 4 मिलीमीटर तक के साइडों पे इतना इतना एरिया में रिमूव कर देना है नॉर्मल सेल्स का। इसके अंदर 5 से 6 मिलीमीटर का, क्योंकि आपको पता है मेटास्टाइजिंग है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क है। ये कैंसर है ना अगर, तो इसका 5 से 6 मिलीमीटर जो नॉर्मल सेल्स होंगे ना वो भी साइडों पर रिमूव कर देने हैं, ताकि खतरात ना हो इन फ्यूचर फैलने के। फिर एक्जेंटिरेशन करेंगे। एक्जेंटिरेशन होता है मतलब कि हमने वो पूरा का पूरा टिश्यू रिमूव कर देना है। अब पहले हम कर रहे थे ना स्किन से ट्यूमर रिमूव कर रहे थे, स्किन के अंदर ट्यूमर है वो रिमूव कर रहे थे, बाकी आईलिड का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मसल्स भी आ जाएंगे, फिर टार्सल प्लेट आ जाएगी, और जो मुलर मसल्स वगैरह है, सारा जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन तो ऊपर ट्यूमर को रिमूव कर रहे थे। एक्जेंटिरेशन होता है कि सारा जो स्ट्रक्चर है ना इसी को रिमूव कर देना है हमने। तो अगर कोई 2 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है, इतना ज़्यादा ट्यूमर फैला हुआ है, और 6 महीने हो गए इतना ट्यूमर फैला हुआ है, तो हमें तो बड़े डर होगा, ये तो पक्की बात है कि मेटास्टाइज हो गया, कहीं ना कहीं फैल चुका होगा। तो इस वजह से हमने ना रिस्क नहीं लेना, उस केसेस में सारा सारा का सारा एरिया मूव करता है, उसमें एक्जेंटिरेशन कहेंगे। रेडिएशन कर देंगे। रेडिएशन सबसे बेस्ट थेरेपी होती है इन कैंसर्स के लिए, ताकि इन फ्यूचर फैले ना। और सीबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, आप लोगों को पता है सीबस जो हमारी ग्लैंड बना रही है लीड के अंदर, एक तो आई है मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरी जीस ग्लैंड आ जाती है, ठीक है। तो ये इन ग्लैंड्स का ट्यूमर है, ये नॉर्मली पाई भी अपर लिड में जाती है ज़्यादातर, और ये नॉर्मली इसमें टार्सल प्लेट में प्रेजेंट है मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है। जो अडल्ट होंगे ना, जब 60 ईयर प्लस चले जाएंगे उनमें देखा जाएगा, लेकिन 1% है, बहुत कॉमन नहीं है ये। और इसकी वैसी नोड्यूलर फॉर्म है, एक नोड्यूल बनता है, पेनलेस नोड्यूल बनता है। अब आपको पता है मीबोमियन ग्लैंड है, तो मीबोमियन ग्लैंड अगर ये ग्लैंड है, ठीक है, अगर इसकी डक्टी यहाँ से ट्यूमर की वजह से बंद हो गई है, तो पीछे से मीबोमियन ग्लैंड ने फैलते जाना है, इसके अंदर जो सिक्रीशन बन रही है, वाली सिक्रीशन बन रही है, फैलती जाएंगी, और ये एक नोड्यूल बन जाएगा, पेनलेस नोड्यूल होगा, इसमें दर्द वगैरह नहीं होगी, लेकिन ये आपकी आईलिड के ऊपर इस तरह फैला होगा, इतना बड़ा नोड्यूल, जिसकी एपोप्टोसिस भी हो जाएगी, और ये क्लीन की तरफ केस चला जाएगा। अगर स्प्रेडिंग, फिर एक स्प्रेडिंग टाइप आ जाती है, एक मैंने आपको ऊपर बता दिया है नोडुलर टाइप, एक स्प्रेडिंग टाइप होगी। अगर वो पूरी आपके आईलिड में फैल जाएगी तो फिर वो काफ़ी तरह के ब्लेफराइटिस भी कर देगी और भी डिसऑर्डर्स कर देगी, तो उसको उससे पहले हमें ट्रीटमेंट कर लेना है। ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, सर्जरी आ जाएगी, ठीक है, सर्जिकली रिमूव कर दो या एक्जेंटिरेशन कर दो, अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत देर से फैला एक्जेंटिरेशन कर दो, वरना रेडिएशन थेरेपी सबसे बेस्ट है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।